हेलो एवरीवन। कल हम लोग क्या पढ़े थे? अध्यारोपण का सिद्धांत। और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कोई भी न्यूमेरिकल आपको अगर दिया जाए और अगर न्यूमेरिकल में अकेला किसी विद्युत आवेश पर बहुत सारे अन्य विद्युत आवेशों के द्वारा कुल विद्युत बल निकालने के लिए कहा जाए तो वहां समझ लेना है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग यहां करना है। जैसे अभी जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसमें क्या है? एक जैसे दो बिंदु आवेश। अब आवेश कौन है, क्या है, ये नहीं दिया गया है, लेकिन इतना दिया गया है एक जैसे दो बिंदु आवेश। अगर एक को हम प्लस स्मॉल क्यू मान लेते हैं तो दूसरे को भी क्या मानना होगा? प्लस स्मॉल क्यू। और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के ठीक बीच में एक तीसरा बिंदु आवेश रखना है। ये अपने मन से मान लेते हैं प्लस क्यू डैश। कोई जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू डैश होगा, माइनस क्यू डैश भी मान सकते हैं या और कुछ भी मान सकते हैं। ठीक बीच में है मतलब यहां से इस आवेश की जितनी दूरी होगी यहां से इस आवेश की भी दूरी उतनी ही होगी। तो बताना है कि इस पर कुल बल कितना लगेगा। अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं कि जिस कोई भी अकेला अगर बिंदु आवेश हो और उस पर एक से अधिक आवेशों के द्वारा कुल बल निकालना हो तो क्या करेंगे? सबके द्वारा अलग अलग विद्युत बल निकाल के और सभी को आपस में सदिश की विधि से जोड़ेंगे तो कुल बल निकल जाएगा, जिसको कहते हैं परिणामी विद्युत बल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को। ये प्लस जो धनात्मक बिंदु आवेश है इस धनात्मक को विकर्षित करेगा, इसे मान लेते हैं F1 वेक्टर। और ये प्लस इसको विकर्षित करेगा, इसे मान लेते हैं F2 वेक्टर। और अब क्या करेंगे? यहां देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं क्या है? विपरीत है। और एक बात यहां ध्यान देना है, प्लस स्मॉल क्यू के द्वारा प्लस क्यू डैश पर लगने वाला विद्युत बल आर दूरी पर, और इधर से भी प्लस स्मॉल क्यू के द्वारा प्लस क्यू डैश पर लगने वाला विद्युत बल आर दूरी पर। तो दोनों तरफ एक जैसा है, इसका मतलब दोनों विद्युत बलों का परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखना होगा F1 वेक्टर का परिमाण मॉड बराबर F2 वेक्टर का मॉड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कोई भी दो के बीच निकाल दीजिए, या तो इन दोनों के बीच या तो इन दोनों के बीच। ये हो जाएगा क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर तथा F1 वेक्टर की दिशा इक्वल टू F2 वेक्टर की दिशा के विपरीत। अब इन दोनों को जोड़ना है। आप लोग सदिश चैप्टर में पढ़े होंगे 11th क्लास में। क्या पढ़ाया गया था वहां? समान परिमाण एवं विपरीत दिशा के दो सदिश को जब जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो दोनों का योगफल, दोनों का परिणामी कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होता है। तो यहां पर भी दोनों का मॉड बराबर है परिमाण और दिशाएं दोनों बलों की विपरीत हैं, तो दोनों का योगफल 0 के बराबर होगा। मतलब यहां हम लोग को लिखना होगा तीसरे बिंदु आवेश क्यू डैश पर आरोपित परिणामी विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल, और ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0 या सिग्मा F वेक्टर इक्वल टू 0। ये जो न्यूमेरिकल है 12th के एग्जाम में बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है।
लेकिन इसे हम लोग को याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है? एक जैसे दो बिंदु आवेश कहीं भी रहे तो दोनों को जोड़ने वाली रेखा के ठीक बीच में किसी भी बिंदु आवेश को रखेंगे तो उस पर लगने वाला कुल विद्युत बल का मान 0 के बराबर होगा। इस प्रश्न में यहां दिया हुआ है, इस डायग्राम में स्मॉल q का मान ज्ञात करना है। बाकी ये दोनों आवेश जैसे हैं वैसे रहेंगे। स्मॉल q का मान ज्ञात करना और मान कह रहा है कितना हो जाए कि तीनों बिंदु आवेश क्या हो जाए? साम्यावस्था। पहले तो हम लोग को समझना है साम्यावस्था क्या है। कोई भी पिंड को साम्यावस्था में तब कहते हैं फिजिक्स में जब पिंड पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का योगफल 0 के बराबर हो जाए और अगर बल अघूर्ण यहां कार्य कर रहा हो तो सभी बल अघूर्णों का योग भी 0 के बराबर हो जाए तो ऐसे स्थिति में पिंड को क्या कहते हैं? साम्यावस्था में कहते हैं। तो यहाँ Q का मान निकालना है जिससे कि तीनों साम्यावस्था में हो, मतलब इस पर भी कुल बल 0 हो जाए, इस पर भी कुल बल 0 हो जाए और इस पर भी कुल बल का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। यहाँ दोनों बिंदु आवेश तो एक जैसे हैं तो ये तो कोई भी आवेश रहेगा, कुछ भी इसका मान रहेगा तो इस पर तो कुल बल 0 होना ही होना है। हम लोगों को अब देखना है इसके और इसके बारे में। तो देखिए, चलिए ये बिंदु आवेश हम ले रहे हैं, कुल बल को 0 करना है। तो जब हम लोग इस बिंदु आवेश पर विचार करेंगे तो इस पर बल इसके द्वारा लगेगा और इसके द्वारा लगेगा। अब देखिए ये धनात्मक है, इस धनात्मक को विकर्षित करेगा, यहां बल लगेगा F1 वेक्टर। अब स्मॉल q का मान अभी मालूम नहीं है, इसका चिन्ह भी नहीं मालूम है और परिमाण भी इसका नहीं मालूम है, तो ये इसका मान निकालना है। अगर हम इस बिंदु आवेश स्मॉल q को धनात्मक ले लेते हैं तो प्लस को विकर्षित करेगा, ये भी बल इधर ही लग जाए। फिर दोनों बल की दिशा जब समान हो जाए तो समान दिशा में अगर दो सदिश रहते हैं, दो बल रहेंगे तो उनका योगफल कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ योगफल 0 करना है, इसलिए इस पर जो इसके द्वारा बल लगना चाहिए पहले वाले बल के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो विपरीत दिशा के लिए स्मॉल q का चिन्ह होना चाहिए क्या? ऋणात्मक। यहां ये चिन्ह होना चाहिए ऋणात्मक, निगेटिव होने से क्या होगा कि माइनस आवेश प्लस आवेश को बल लगाकर अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यहां हो जाएगा F2 वेक्टर। देखिए अब प्लस कैपिटल Q बिंदु आवेश पर दो बल लगने लगे, इसके द्वारा F1 वेक्टर और इसके द्वारा F2 वेक्टर, दोनों की दिशाएं विपरीत है तो यहां परिमाण 0 होने का संभावना हो गया। तो क्या करेंगे? यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस कैपिटल Q साम्यावस्था में, मतलब इस पर कुल बल 0 है और इसलिए इस पर लगने वाले दोनों बलों के परिमाण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दिशाएं तो विपरीत हैं ही। अब ये इसके द्वारा लग रहा है बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा? कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r और इसके द्वारा यहां लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। एक क्वेश्चन आप लोग यहां कर सकते हैं, यहां सोच सकते हैं आप लोग कि कैपिटल Q तो प्लस है, लिख दिए, लेकिन स्मॉल q तो माइनस है, तो फिर यहाँ चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? तो आप लोग को बताया गया है कि जब भी हम लोग कूलॉम के नियम का प्रयोग करेंगे और कूलॉम के नियम का प्रयोग करके दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण निकालेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला में आवेशों का केवल परिमाण दिया जाता है, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल परिमाण Q लिया गया है। कैपिटल Q कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन 4 r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। और अब यहां होगा
स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4। स्मॉल क्यू का यहां जो निकला केवल परिमाण निकला, चिन्ह हम यहां निकाल चुके हैं, तो यहां होना चाहिए स्मॉल क्यू ऋणात्मक आवेश होगा और जिसका परिमाण कितना होगा, कैपिटल क्यू अपॉन 4 के बराबर। इस न्यूमेरिकल में दिया गया है दो बिंदु आवेश, एक है +4 माइक्रोकूलम और एक है -16 माइक्रोकूलम। अब कह रहा है एक तीसरा बिंदु आवेश भी है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस या उसका मान कुछ भी हो सकता है। उस तीसरे बिंदु आवेश को कहां रखा जाए जिससे कि उस पर लगने वाला कुल विद्युत बल का मान 0 के बराबर हो जाए। ऐसा न्यूमेरिकल जब भी आप लोगों को मिले तो दो बातें आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट बात याद रखना है कि तीसरा बिंदु आवेश जब भी होगा तो दिए गए दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाले रेखाखंड पर ही स्थित रहेगा। पहला बात, दोनों को जोड़ने वाली रेखा जो होगी उस पर स्थित रहेगा। और सेकेंड बात है कि तीसरा बिंदु आवेश जब भी रहेगा तो दोनों आवेशों में से परिमाण जिसका छोटा होगा उसके निकट होगा। यहां देख रहे हैं एक है धन आवेश, एक है ऋण आवेश, लेकिन परिमाण 4 माइक्रोकूलम छोटा है। आवेश का परिमाण क्या होता है, चिन्ह छोड़ देंगे, जो रह गया आवेश का परिमाण होगा। तो यहां पर आवेश, ये दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा है। लेकिन छोटे परिमाण वाले के नजदीक रखना है, तो नजदीक इस तरफ भी हो सकता है और नजदीक इस तरफ भी हो सकता है। तो अगर हम यहां पर तीसरा बिंदु आवेश लेते हैं Q और एक बार यहां लेने, देखिए कहां रखना चाहिए, इधर या इधर। तो तीसरे बिंदु आवेश पर जो बल लगेगा वो इन दोनों दिए गए बिंदु आवेशों के द्वारा लगेगा और कुल बल का मान 0 करना है। तो दो आवेश दो बल और दोनों का जोगफल 0 कैसे संभव है? दो बलों का जोगफल 0 तब होगा जब दोनों की दिशाएं विपरीत हो और परिमाण दोनों का आपस में बराबर हो। तो हम तीसरा बिंदु आवेश को इधर या इधर ऐसे जगह पे रखेंगे जहां पर इन दोनों आवेशों के द्वारा तीसरे पर लगने वाले विद्युत बलों की दिशाएं क्या हो, विपरीत हो। तो देखिए अगर हम यहां रखते हैं तीसरा बिंदु आवेश और तीसरे का चिन्ह मान लीजिए धनात्मक, कुछ नहीं दिया गया तो प्लस ले लेंगे, तो ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा और माइनस इस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दोनों बलों की दिशाएं क्या हो गई, समान। और दिशा जब समान हो गई तो समान दिशाएं अगर हो दो सदिशों की तो उनका जोगफल कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहां दिशा क्या होना चाहिए, विपरीत। तो चलिए अब यहां देखते हैं, ये धनावेश इसको विकर्षित करेगा, बल इधर की ओर लगेगा F1 वेक्टर, और ये ऋण आवेश इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, दिशा इधर। तो यहां दिशा कैसे हो गई, विपरीत दिशा हो गई। तो विपरीत दिशा होने का मतलब दोनों बलों के जोगफल के 0 होने का पॉसिबिलिटी वहां हो गया। मतलब तीसरा बिंदु आवेश कितना दूरी पर रखना है ये तो निकालेंगे हम लोग अभी, लेकिन इतना समझ में आ गया कि तीसरे बिंदु आवेश को इधर ही रखना चाहिए हम लोगों को। मान लीजिए छोटे परिमाण वाले आवेश से तीसरे बिंदु आवेश की दूरी है x और यही x हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 4 माइक्रोकूलम है तो ये हो जाएगा +4 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये भी हो जाएगा -16 × 10⁻⁻6 कूलम। अब यहां ध्यान दीजिए आप लोग, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि तीसरे बिंदु आवेश पर आरोपित परिणामी विद्युत बल का मान 0 के बराबर होना चाहिए, और 0 के बराबर तब होगा जब दिशा विपरीत और परिमाण दोनों का आपस में बराबर। मतलब यहाँ F1 वेक्टर का मान बराबर F2 वेक्टर का मान। F1 वेक्टर जो है Q2 के द्वारा Q पर लगने वाला विद्युत बल है, यह हो जाएगा 1/4πε0 × Q × Q2
अपॉन डिस्टेंस यहां और यहां के बीच क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसके बाद अब जो है Q1 के द्वारा जो यहां F1 Q1 के द्वारा था तो ये Q इंटू Q1 और ये डिस्टेंस जो होगा Q1 से x स्क्वायर। ये F2 बल लग रहा है Q2 के द्वारा तो अब क्या हो जाएगा यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q2 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां देखिए Q और Q क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और फिर और कुछ कैंसिल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद Q1 का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर और Q2 का 16 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां फिर आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे Q1 तो पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दिए, लेकिन Q2 तो निगेटिव था तो फिर वहां पॉजिटिव क्यों लिखे। कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम लोग फोर्स का परिमाण निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बल का, और फॉर्मूला में जब बल का परिमाण निकालना होगा तो आवेशों का भी क्या लिखना होता है परिमाण लिखना होता है। तो यहाँ इसलिए चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, ये कैंसिल हुआ और ये 4x प्लस 2 अपॉन x ये हो जाएगा 4, यहां सॉल्व करेंगे x प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, ये हो गया 2 और फिर यहां आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू x प्लस 2 और 2x माइनस x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 मीटर। कहने का मतलब है कि जो तीसरा बिंदु आवेश है दिए गए दोनों बिंदु आवेशों में से जो छोटे परिमाण का बिंदु आवेश है उससे कितना मीटर 2 मीटर की दूरी पर अगर हम लोग रखेंगे तो तीसरे बिंदु आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब तक हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल बनाए हैं सभी न्यूमेरिकल में बिंदु आवेश रहते थे और बिंदु आवेशों के बीच हम लोग कूलम्ब के नियम का प्रयोग करके और बल का कैलकुलेशन करते थे। लेकिन इस न्यूमेरिकल में अभी जो दिया गया है इसमें प्लस कैपिटल Q ये तो बिंदु आवेश है, लेकिन यहां रॉड दिया गया है और इस पर आवेश फैला हुआ है। तो ये हुआ आवेश का सतत वितरण, रैखिक वितरण हुआ और इस पर इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल का कैलकुलेशन करना है कितना के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे देखिए, कोई भी अगर रॉड हो छड़ और किसी रॉड को अगर बहुत छोटे छोटे भागों में अगर बांट दिया जाए तो हर एक छोटा भाग क्या काम करेगा एक बिंदु आवेश की तरह। कोई भी रॉड हो छड़ हो आवेशित हो उसे अनगिनत बहुत सारे छोटे छोटे भागों में अगर बांट दें तो प्रत्येक छोटा भाग क्या काम करेगा बिंदु आवेश का काम करेगा। और आप लोग दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये तो पढ़ ही चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अनगिनत छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और जब बहुत सारे छोटे छोटे भाग में बांट दिए तो यहां प्रत्येक छोटे पार्ट पर प्रत्येक छोटे भाग पर जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज एलिमेंट या इसको कह सकते हैं हिंदी में आवेश अल्पांश, इस बिंदु आवेश के द्वारा पहले विद्युत बल का कैलकुलेशन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर एक छोटा सा भाग ये ले लिए
ये इतना छोटा है कि ये बिंदु की तरह काम करेगा, इसका आवेश हो जाएगा dq। और इसके द्वारा पहले इस पर विद्युत बल निकाल लेंगे, फिर दूसरे इसके बाद वाले छोटे भाग पर निकालेंगे, फिर इसके बाद वाले छोटे भाग पर निकालेंगे। इस तरह से पूरे रड को जितने सारे छोटे छोटे भागों में बांटे हैं सभी पर इसके द्वारा अलग अलग विद्युत बल निकाल के और सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल विद्युत बल का कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि इनको अनगिनत छोटे छोटे भागों में बांटेंगे अगर लाखों करोड़ों भाग में, तो लाखों करोड़ों बार हम लोगों को विद्युत बल निकालना पड़ेगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने में काफी टाइम 2-4-6 महीना भी लग सकता है। तो इतना लंबा ये जो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, हम लोग काम ऐसे नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन काम थोड़ा आसानी से करेंगे। हम लोग यहाँ कैलकुलस का प्रयोग करेंगे, कैलकुलस में इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। और देखिए कैसे करना क्या है कि केवल एक छोटा भाग पहले हम लोग लेंगे। यहां केवल कोई एक छोटा भाग ले लेंगे, बहुत छोटा भाग, जिसका आवेश होगा dq। और यहां से जो बिंदु आवेश है, इस छोटे भाग का डिस्टेंस मान लेंगे x और इस छोटे भाग की लंबाई मान लेंगे हम लोग dx। धनावेश है, यह भी धनावेशित है, तो ये विकर्षित करेगा, यहां बल विद्युत बल लगेगा dF। पूरे छड़ पर बल F, तो छोटे भाग पर बल कितना हो जाएगा dF। तो पहले हम लोग यहां dF का कैलकुलेशन करेंगे और ये हो जाएगा, dF के पहले dq निकालेंगे, इस छोटे आवेश का मान निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे छड़ की लंबाई है L और छड़ पर आवेश फैला हुआ है कितना Q। तो L लंबाई पर आवेश Q फैला हुआ है, तो इकाई लंबाई में आवेश है Q/L। और अब जितना लंबाई का आवेश निकालना है dx लंबाई का, तो Q/L इंटू dx। यहां पर dq का मान हो गया Q/L इंटू dx। और जब dq निकल गया, अब हम जो छोटा भाग है जिसका आवेश है dq, उस पर हम लोग पहले बल निकालेंगे। तो अब यहां होगा dF बराबर प्लस q के द्वारा इस पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल Q इंटू dq अपॉन, यहां डिस्टेंस कितना है x, तो ये हो जाएगा x²। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और फिर यह स्मॉल Q/L इंटू dx अपॉन x²। और आगे फिर होगा यहां dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू स्मॉल q अपॉन L इंटू x⁻² इंटू dx। यहां से x⁻² ऊपर चला गया। और अब हम लोग निकालेंगे आवेशित छड़ पर कुल विद्युत बल, कुल विद्युत बल कैसे निकालना होगा, देखिए एक छोटे भाग पर तो बल निकाल दिए, अब क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब बहुत छोटा मान यहां मालूम है और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन भी एक तरह का क्या है, जोड़ है।
तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर पूरा बल छड़ पर निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा F और F बराबर होगा जो छोटा बल निकाले हैं उसका इंटीग्रेशन, और F इक्वल टू यहाँ dF का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L इंटू x टू द पावर -2 इंटू dx। यहां ध्यान देना है आप लोगों को, dx तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा लिमिट लेंगे उसका हम लोग। तो यहाँ लिमिट ऐसा लेना है कि पूरा का पूरा ये जो छड़ है वो लिमिट के अंदर है। तो छड़ की शुरुआत यहां से हुई है, तो यहां पर x का पहला मान हम लोग लेंगे जो किसके बराबर होगा, r के बराबर, और x का अंतिम मान जहां छड़ समाप्त हो रहा है वो कितना हो जाएगा, यहां से x लिया गया है ना, यहां से लिया गया है, ये हो जाएगा r और प्लस छड़ की लंबाई कितना है l, तो ये हो जाएगा r प्लस l। तो यहां पर लिमिट लेना होगा r से r प्लस l तक। अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। पूरा समाकलन का जो मेथड है उसकी सहायता से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन l, और ये x टू द पावर -2 इंटू dx का समाकलन करेंगे, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 r टू r प्लस l, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन l, x टू द पावर -1 अपॉन -1 r टू r प्लस l। और फिर यहां हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां ध्यान देना है आप लोगों को, ये -1 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 1/x r टू r प्लस l, f -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r प्लस l -1/r, और यहां होगा f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन l 1/x r टू r प्लस l, r प्लस l -1/r। फिर यहां होगा q अपॉन l 1/r -1/r प्लस l, माइनस साइन अंदर भेजेंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, और इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q अपॉन l, r इंटू r प्लस l, ये हो जाएगा r प्लस l माइनस r। अब यहां देखेंगे कुछ कैंसिल होने वाला है, यहाँ ये प्लस r माइनस r कैंसिल, और फिर देखिए आप लोग नीचे में यहाँ है l और l कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में रह जाएगा यहाँ f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r इंटू r प्लस l। ये हो गया आपका रिजल्ट। मतलब यहां प्लस कैपिटल Q जो बिंदु आवेश है वो पूरे आवेशित छड़ पर इतना के बराबर बल आरोपित करें।